हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, और एक चैप्टर 3 है जो जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इन दोनों चैप्टर का इस वीडियो में हम लोग जितने फार्मूले हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस फार्मूले से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। और जब आप फार्मूले आपको याद रहेंगे तभी जो आपके इसके जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपसे क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है। जब भी पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो आपको ये ऐसे करना है ax प्लस बी। ये जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। और ये फॉर्मेट आप बस ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन जो आता है वो पूछता है रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो इसका घात होता है 1, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है और इसका घात कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए, और इसका घात कितना होता है, तो घात 3 होता है। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि रैखिक बहुपद का अगर आपको घात पूछेगा तो 1 होगा, और द्विघात बहुपद का पूछेगा तो 2 होगा, और त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो 3 होगा। ये आप याद रखिएगा। नाम से यार, रैखिक का मतलब 1, द्विघात का मतलब 2 और त्रिघात का मतलब 3। ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 होता है। और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, अधिकतम बोले या न्यूनतम बोले, रहता है 1 ही, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। 4 नंबर फार्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला जो आपका यूज होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका जो सूत्र है वो सूत्र को आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करिएगा द्विघात यानी कि बहुपद चैप्टर का, तभी भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर आपका पूछ दिया कि इसका सूत्र बताइए जिससे हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला यही है। और अगर पूछ दिया कि द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, अधिकतम तक क्या होगा, 2 होगा, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है और इसका घात 2 है, ठीक है। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए त्रिघात बहुपद यहाँ पर है, ठीक है। जो जहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये 4 ही है, ठीक है। इस 4 को ज़्यादातर याद रखिए, इसको बस ध्यान में रखिए, ठीक है। ये पूछता है नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए, ठीक है। चलिए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर नहीं, अभी इसी चैप्टर का कुछ बाकी पार्ट्स हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए। बोल बोल के देखते चलिए वीडियो को, ताकि आपको इस चीज़ को याद कर लो यहीं पे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बट्टा ए, क्या होगा, सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरा जो फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बट्टा सी, ठीक है, माइनस बी बट्टा सी होगा, ओके। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए। आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। अब 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, तब ध्यान में रहना, इस चीज़ को याद रखना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होगा, ठीक है। अब आइए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला जो है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो सी बट्टा ए होगा। क्या होगा, सी बट्टा ए होगा। अब उसके बाद से अगला फार्मूला है इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस डी बट्टा ए। देखो, इस दोनों को आप ध्यान रखना। अगर यहाँ इन दोनों में प्लस रहेगा, तीनों में अल्फा बीटा गामा में प्लस रहेगा, तो इसका जो फार्मूला होगा वो माइनस बी बट्टा ए होगा। लेकिन अगर इनमें प्लस न रह के इंटू रहे, यानी कि गुणा रहे, इसको इंटू बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ये रहे तो इसका जो फार्मूला होगा वो माइनस डी बट्टा ए होगा। इन दोनों को याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर इन सारे फार्मूले का पीडीएफ चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया है। इस पर जाके क्लिक करिए, ज्वाइन होइए, और वहाँ पे इस सारे का पीडीएफ दिया है, सारे फार्मूले का दिया है, पीडीएफ दिया है, तो जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, तीसरा चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए चैप्टर तीसरा है और जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला, इसका थोड़ी सी फार्मूला है, फार्मूला देख लेना है, ये तो एक चीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। फार्मूला देखने के बाद आपको इस चैप्टर में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्राफ। अगर किसी को ग्राफ आ गया, समझिए कि इससे इसका 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। जरूरी है ग्राफ आना, क्योंकि 5 नंबर बहुत सीधे सीधे मिल जाते हैं। और इसमें हमारे पास 3 फार्मूले हैं,
और 3 फार्मूले में से ज़रूर 2 फार्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है, तो जो बनता है उसी से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर का हम लोग फार्मूला पहला देख रहे हैं। इसमें अगर आपका आ गया A1/A2 नॉट इक्वल हो किसके B1/B2 के, तो इसका ग्राफ जो होगा संगत होगा या केवल एक हल होगा या प्रतिच्छेदी होगा या अवरोधी होगा, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि ऐसा ये इनकेस ऐसे इसको ऊपर दे दे आपको क्वेश्चन में और पूछ दे कि क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन इन चारों पांचों में से कोई आपको दिख जाए उसको मार दीजिएगा। ये थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग दिखता है अवरोधी, तो अगर ये भी दे दिए कि अवरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा या फिर कोई नहीं है, तो इसको इसमें किस पे टिक लगाना है, तो इसमें इस पे टिक लगाना है, ठीक है। अवरोधी देख लेना है कि जब A1/A2 नॉट इक्वल हो किसके B1/B2 के, तो संगत होगा, केवल एक हल होगा या प्रतिच्छेदी होगा या अवरोधी होगा, इसमें से कोई मिले आपको टिक लगा देना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं आने की, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी पूछता है 2 नंबर का, वो भी देख लेना है, ठीक है। चलिए दूसरे फार्मूले को देखते हैं। दूसरा फार्मूला है A1/A2 बराबर हो किसके B1/B2 के और नॉट इक्वल हो किसके C1/C2 के। अगर ऐसा आपको ग्राफ में केस आते हैं तो अब क्या होगा, ग्राफ इसका असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, या समांतर होगा या विरोधी होगा, ठीक है। अगर ऐसा केस आता है तो इसमें असंगत होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर समांतर होगा या विरोधी होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा में। जो इसका तीसरा फार्मूला है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें तीनों बराबर हो जाए, देखिए तीनों बराबर हो गया A1/A2 B1/B2 बट्टा C1 सॉरी बट्टा नहीं है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इसमें तीनों बराबर हो जाए तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तब ये ग्राफ संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यहाँ पे अनेक हल होगा, ठीक है। संपाती होगा, आश्रित होगा। जो इसमें मेन वर्ड है आपका देखिए संगत होगा, ठीक है, संपाती होगा और इसका अनेक हल होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से रखिए। एक बार और कहेगा तो रिपीट कर देते हैं। अगर ग्राफ आपका A1/A2 नॉट इक्वल किसके B1/B2 के, तो ग्राफ जो होगा संगत होगा और हल एक होगा और इसका जो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, या अवरोधी होगा। अगर A1/A2 दूसरा फिर अगर A1/A2 और बराबर हो B1/B2 के और नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये असंगत होगा। इन तीनों में जो असंगत होगा यही होगा ना, ताहि दुगो क्या होगा, संगत होगा। जो इसमें है तो एक हल होगा, इसमें अनेक हल होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।